हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। सो आज हम बात करेंगे कनाडा के लिए कि कनाडा का अगर वीज़ा लेना है तो बैंक बैलेंस के बिना कैसे लिया जा सकता है। मतलब विदाउट बैंक बैलेंस कैसे वीज़ा ले सकते हो आप। क्या बैंक बैलेंस मैंडेटरी है, अगर है तो कितना है, कैसे लगने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बैंक की प्रेजेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल्स में क्या लगाना चाहिए। मतलब ये सारी टॉपिक्स होंगे इस वीडियो में, तो आपको इस सारी टॉपिक्स में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कनाडा इज़ अ वेरी बिगर कंट्री। मतलब ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टरवर्ड द यूएस एंड रशिया आई थिंक। सो ये कंट्री काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी कंट्री होने के कारण क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पर ईयर पता नहीं कितने हज़ारों स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कितने विजिटर्स जा रहे हैं, कितने वर्क परमिट्स पे जा रहे हैं। मतलब सो ऑन जो भी वीज़ा कैटेगरीज हैं उस टाइप से लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कंट्री का स्टामिना क्या है। अब कुछ लोकेशंस है जो अभी डेवलप होनी स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे वीज़ा रेशियो भी मिल रहा है, जहाँ पे मतलब एक बंदे को एक अच्छा करियर भी मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको क्या चीज़ करनी है और आपको वीज़ा लेने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली बात हम करें कि फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट। तो जब आपको एक एप्लीकेशन लगानी है, व्हेन यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, तो तब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हाई कमीशन ने बोला ही नहीं है कि मुझे इतना फंड चाहिए। अब जब आप स्टूडेंट का फाइल करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल अ स्टूडेंट, वो पूछता है हैव यू पेड योर GIC ऑफ 10,200 कैट्स, पूछता है। मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की। अब जब आप विजिटर फाइल कर रहे हो, देन दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, दे डिमांड्स ओनली वी रिक्वायर्ड योर 4 months बैंक स्टेटमेंट। 4 महीने का क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि बंदा पर मंथ कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट एक होता है ना एक दिल में डाउट कि नहीं बिना फंड्स के कैसे। तो वो चीज़ आप मेरे पेज में जाके देखो। 30,000 रुपये बैंक बैलेंस पे भी वीज़ा है। 30,000 क्या होता है? 2 दिन का रेंट ऑफ होटल 30,000 में भी वीज़ा है, 45,000 में वीज़ा है। तो कुछ आपके एसेट्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं, वो आता है फाइनेंशियल्स में, ठीक है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तब फंड्स मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको एक डाउट है तो आप कम से कम 2-3 लाख रुपए मेंटेन कर लीजिए पर पर्सन। डाउट मतलब डाउट का होता है ना, एक डाउट के साथ एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि योर वाइफ्स विल इंटरेक्ट योर रिफ्यूज़ल, योर वाइफ्स विल इंटरेक्ट योर, मतलब आपकी जो वाइफ्स हैं ना वो आपकी रिफ्यूज़ल को भी लेके आती हैं, वो आपकी अप्रूवल्स को भी लेके आती हैं। ये चीज़ मेरे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करी है। अब कई लोग हैं, लास्ट ऑन एक एप्लीकेंट है, मैं सर का नाम नहीं बताऊंगी, बट वो बहुत नाइस है, मतलब मेरे ही क्लाइंट हैं और वो मेरे से 1 साल से जुड़े हुए हैं। 1 साल से, मतलब 1 साल हो गया उनको हमारे साथ पूरा, मतलब बार बार अप्लाई करते हैं। और उनका जो है उन्होंने लास्ट ऑन एप्लीकेशन मेरे से लगाया था और एप्लीकेशन लगाया, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया हस्बैंड वाइफ का, सेकंड फिर से रिजेक्ट हो गया हस्बैंड वाइफ का, फिर उन्होंने थर्ड ऑप्शन कहीं और से ली, किसी और कंसल्टेंट से ली। फिर वहाँ से उनका एक कंट्री का तो वीज़ा आ गया, बट दूसरी का अगैन कनाडा का रिफ्यूज़ हो गया। फिर वो हमारे पास आ गए अगैन, फिर वो कहते कि मैंने अगैन आपसे लगवानी है एप्लीकेशन। तो फिर अगैन उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। अब एप्लीकेशन के बाद उनका 5-6 दिन में ही वीज़ा अप्रूव होके आ गया। मतलब ये होता है पेशेंस लेवल कहीं भी जाके। और फंड्स उनके नॉमिनल होते हैं, मतलब 3 लाख 4 लाख, 3 लाख 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख 4 लाख, बस इतने ही होते हैं। तो आपको जब वीज़ा अप्लाई करना तब फंड्स मैंडेटरी नहीं है। जब आपका वीज़ा आ जाता है, व्हेन यू रिसीव्ड योर वीज़ा, फिर इमिग्रेशन क्रॉस करनी है, देन यू रिक्वायर्ड अ फंड्स विद यू। फिर आपको इमिग्रेशन पूछ सकता है कि आपके पास फंड्स तो इतने हैं, कैसे घूमोगे। देन शो देम आर ट्रैवल कार्ड, शो देम योर कैट्स, शो देम योर, मतलब तब उनको शो करना पड़ता है आपको, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर बात हो ना, तो अब जो स्टडी वीज़ा करते हैं, अब प्लान तो वो डिग्री कर रहे होते हैं 4 साल की, फंड्स उनके पास होते ही नहीं है, फिर वो लोन करवाते हैं। तो आप उधार लेके उनकी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो और आपको क्या चाहिए? फंड्स का प्रूफ, उधार लेके। मतलब कि मेरी 1 साल की ट्यूशन फीस मैंने पे करनी है तो वो लोन लेके करनी है। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब ये बड़े अपर केस की चीज़ें होती हैं, इनको आप ना ही समझो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये चीज़ मान के चलो कि फंड्स डजंट मैटर, एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। फिर उसमें हम क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फंड्स की जगह पे किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं। तो फाइनेंशियल कॉलम में आपके फंड्स की जगह पे प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, गोल्ड भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, वैल्यूएशंस भी आ रही हैं, नेटवर्थ आ रहा है, बहुत कुछ होता है फाइनेंशियल्स में। किसी के अगर 10 लाख की FD अकाउंट में कुछ नहीं है तो उसकी 10 लाख की FD तो वैल्यूएबल है ना।
मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो चीज़ों का सिर्फ एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड होना, इट्स इनफ फॉर योर एप्लीकेशन, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। मतलब क्योंकि मैं ऐसी एप्लीकेशंस पे वीज़ास देख रही हूँ जो कि बहुत शॉकिंग हैं कि कैसी कैसी एप्लीकेशंस पे वीज़ाज आ रहे हैं। तो आई वांट कि अगर आप लोग एप्लीकेशन लगा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जब हम क्लाइंट से पूछते हैं आपका ये रिफ्यूज़ल आया, वहाँ से आया, उसको ये चीज़ नहीं पता होती क्या लगा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ये कमिट कर रहा है कि हम एप्लीकेशन चेक करवाएंगे और करवा रहे हैं ना, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है वो चीज़। मतलब प्रॉपर वो करवा रहे हैं, जो भी बात है फर्स्ट डे ऑन द क्लियर कट चल रही है, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल आपको उन्हीं से प्रोसेस करवाना है जो आपकी एप्लीकेशन को आपको दिखाएं, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन है, आपको दिखानी चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसीज हैं वो आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। इससे क्या रहता है, एक कंसल्टेंट का और क्लाइंट का एक रिलेशन भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, प्लस एक सर्विसेज का पता चलता है, फिर एक उसकी नॉलेज का पता चलता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी एप्लीकेशन लगाओ, उनसे लगाओ जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कर रहे हैं, उनसे नहीं जो चेयर पे बिठा के आपको कनाडा भेज देते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें क्लियर करो। जो एम्बेसी के रूल्स के बाहर जाके बात कर रहे हैं उनको डिनाई करो बिल्कुल, क्योंकि जो एम्बेसी के रूल्स के फॉलो नहीं कर रहा, वो जिससे खाना खा रहा है, जिस प्रोफेशन को लेके वो जी रहा है, अगर उसके रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहा, तो उसके लिए आपकी फीलिंग्स क्या ही मैटर करेंगी। तो करियर स्पॉइल करने से अच्छा है हम स्किप कर जाएं चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंड्स को लेके बारी मत करो, फंड्स कम है, एक बार कंसल्ट करो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। कॉल पे बात कर लो या अपॉइंटमेंट लेके काउंसलर से मीट करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट किया करो, तब एनालाइज बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर अपनी चीज़ों को लेके आप विजिट करो, तब एनालिटिकल्स अच्छे होते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखती है कि इस पर ये चीज़ आ सकती है। तो इस तरीके से प्रॉपर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको एप्लीकेशन पे जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर ऐसी ही वीडियोस आप हर रोज़ सुनना चाहते हो तो उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये अपना फेसबुक और इंस्टा पे मेरा पेज है, उसे ज़रूर फॉलो कर देना। थैंक यू।